नमस्कार दोस्तों, पीपी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 जो पोस्टमैन मेन गार्ड और एमटीएस का कंबाइंड एग्ज़ाम होता है, ये उसका सिलेबस है। उसकी 2 क्लास आप लोग अटेंड कर चुके हैं। 2 क्लास में उम्मीद है कि रूल नंबर 25 तक 1 से 25 तक हम लोगों का हो चुका है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग उस रूल को, उस नियम को अच्छे से पढ़े होंगे। ये पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 डेफिनेशंस के तहत, परिभाषा के तहत हमको पढ़ना है। इसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, पर हू बहू सेम टू सेम सेंटेंस कॉपी करके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप जब इसके एमसीक्यू करेंगे या पीवाईक्यू करेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर करेंगे, तो वहाँ से आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। यहाँ पे आप थ्योरेटिकल देख लीजिए, यहाँ पे अच्छी तरह से आपको बताया जाएगा। और एक चीज़ और है, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, यदि ये क्लास आपको अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि इसके द्वारा हम लोग कुछ सीख रहे हैं, हमको कुछ मिल रहा है, हमारा प्रमोशन हो सकता है, या ऐसा विश्वास है कि प्रमोशन होगा, तो आप हमारे हर क्लास को लाइक ज़रूर करिए। और बाकी जैसा भी है आप अपने हिसाब से पढ़िएगा। कुछ दिक्कत होगी, कुछ समस्या होगी तो हमसे शेयर करिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 2 क्लास में हमारा परिभाषा में, डेफिनेशन में पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का रूल नंबर 25 तक कंप्लीट हो चुका है। अब रूल नंबर 25 के आगे हम स्टार्ट करेंगे। रूल नंबर 25A। रूल नंबर 25A। पिछले क्लास में रूल नंबर 25 में हम लोग चेक स्लिप के बारे में जाने थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 25 का ए, मनी ऑर्डर चेक स्लिप, यानी मनी ऑर्डर जांच पर्ची। मनी ऑर्डर जांच पर्ची क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि गंतव्य स्थानों या डेस्टिनेशन को भेजने के लिए मनी ऑर्डर के बंडल तैयार करने के लिए, भाई मनी ऑर्डर के जो बंडल होते हैं, गंतव्य स्थान जहां उनको जाना है वहां पर इसको भेजा जाना है, तो उसके बंडल को तैयार करने के लिए सफ़ेद अथवा बादामी रंग के कागज़ पर लाल स्याही से छपी हुई चेक स्लिप, जिसको हम मनी ऑर्डर MO-70 बोलते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। किस में किया जाता है? मनी ऑर्डर चेक स्लिप में MO-70 का इस्तेमाल किया जाता है। ये कई बार पूछा भी जा चुका है। और किस कलर में रहेगा? सफ़ेद और बादामी रंग के कागज़ रहेंगे और लाल स्याही से उसमें छाप होगी चेक स्लिप में। MO-70, इसको याद रखिएगा, यही चीज़ इसमें पूछता है। फिर क्या होता है? इस चेक स्लिप पर बंडल में शामिल मनी ऑर्डर्स की संख्या लिखी जानी चाहिए। जो चेक स्लिप हमारा होता है उसमें क्या होता है, बंडल्स में मनी ऑर्डर्स की संख्या लिखी होती है। जैसे कोई एक बंडल हो गया, उस बंडल में 50 मनी ऑर्डर हैं, 40 मनी ऑर्डर है, तो इस तरह से उस चेक स्लिप के ऊपर बंडल में मनी ऑर्डर की संख्या जरूर लिखी रहेगी। महत्वपूर्ण रूल आ गया आपका रूल नंबर 26, मेल बैग्स, या इसको हम डाक थैले बोलते हैं। डाक थैले, बैग यानी थैला। तो मेल बैग में सबसे पहले तो मेल बैग में पत्र डाक की कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी? अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड लेटर मेल रहेंगे। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल और रजिस्टर्ड आर्टिकल मेल बैग के अंतर्गत आते हैं, उनको उसमें हम रखते हैं। जैसे लेटर हो गया, पोस्ट कार्ड हो गया, बुक्स और पैटर्न पैकेट हो गया, तथा अनरजिस्टर्ड पार्सल हो गए। ये सब चीज़ें हम मेल बैग के अंदर रख के भेजते हैं। अब क्या होता है कि रजिस्टर्ड आर्टिकल के रजिस्टर्ड बैग में, यानी रजिस्टर्ड आर्टिकल के रजिस्टर्ड बैग में बंद होती हैं। जो हमारे रजिस्टर्ड आर्टिकल हैं वो किस में बंद करना है? रजिस्टर्ड बैग में बंद होंगी, ये बात सही है। लेकिन जहाँ पर रजिस्टर्ड पैकेट बैग निर्धारित किया गया हो, देखिए रजिस्टर्ड बैग अलग है, रजिस्टर्ड पैकेट बैग अलग है, दोनों अलग अलग हैं।
तो वही बोल रहा है कि यदि जहाँ पर रजिस्टर्ड पैकेट बैग निर्धारित किए गए हों वहाँ भारी संख्या में रजिस्टर्ड पैकेट को रजिस्टर्ड पैकेट बैग में भेजा जाएगा। जहाँ पर रजिस्टर्ड पैकेट बैग निर्धारित किए गए हैं तो रजिस्टर्ड पैकेट को हम क्या करेंगे कि रजिस्टर्ड पैकेट बैग के अंदर उसमें रख कर भेजेंगे, ना कि पोस्ट बैग के अंदर। डाक थैले के अंदर आप नहीं भेज सकते हैं। इसको एक बार और अच्छे से समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले तो रजिस्टर्ड आर्टिकल को रजिस्टर्ड बैग में बंद करके भेजना है, परंतु कुछ कंडीशन ऐसी है कि जैसे रजिस्टर्ड पैकेट बैग, अगर कहीं पर रजिस्टर्ड पैकेट बैग निर्धारित किया गया है तो वहाँ भारी संख्या में यदि रजिस्टर्ड लेटर को रजिस्टर्ड पैकेट बैग में ही भेजा जाना चाहिए, रजिस्टर्ड पैकेट को, है ना कि पोस्ट बैग के अंदर। यही चीज़ ये बोल रहा है। जब पार्सल बैग निर्धारित ना हो, भाई पार्सल भी तो रहता है, बताया था ना कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों तरह के मेल बैग इसमें रहते हैं। मेल बैग में दोनों तरह के आर्टिकल रहते हैं। जब पार्सल बैग निर्धारित ना हो तो क्या होगा, पोस्ट बैग में ही पार्सल डाक की वस्तुएं भेजी जा सकती हैं। पोस्ट बैग में ही पार्सल की चीज़ें भी आप भेज सकते हैं। फिर डी नंबर पे, किसी ब्रांच ऑफिस और ऐसे डाकघर के बीच जो इसका लेखा कार्यालय यानी अकाउंट ऑफिस, डाक कार्यालय पोस्ट ऑफिस या सेक्शन जिसको हम अनुभाग बोलते हैं ना हो, है ना। मतलब यदि किसी ब्रांच ऑफिस और उसके डाकघर के बीच, ब्रांच ऑफिस और उसके डाकघर के बीच, यदि मान लीजिए कि ये ब्रांच ऑफिस और डाकघर के बीच का मैटर बता रहा है, यदि मान लीजिए वहाँ पर लेखा कार्यालय नहीं है, डाक कार्यालय नहीं है, सेक्शन नहीं है ना, किसके साथ, जिसके साथ इसके सीधे संचार संबंध होने चाहिए, तो एक्सचेंज अदले बदले जाने वाले लेटर बैग में वीपी, अगर उसको एक्सचेंज करना पड़ता है तो वीपी और इंश्योरेंस किए गए आर्टिकल्स, जो वैल्यू पेबल आर्टिकल्स हैं और बीमाकृत जो डाक हैं वो आर्टिकल्स, और उन वस्तुओं को छोड़कर जिस पर सीमा शुल्क वसूल किया जाना होता है, यानी कस्टम ड्यूटी जिसको वसूल करना है जिस डाक पर, उसको छोड़कर, वीपी और इंश्योर्ड आर्टिकल्स को छोड़कर उनमें सभी पूर्ण या अपूर्ण दत्त शुल्क, माने पेड या अनपेड, पूर्ण या अपूर्ण हो जाएगा, पूर्ण या पूर्व दत्त शुल्क हो गए, माने प्रीपेड, फुली पेड और ये प्रीपेड हो गया, ये आर्टिकल्स उसके अंतर्गत होती हैं। बात समझ में आ गया। तो ये होता है इसमें, किसी ब्रांच ऑफिस और डाकघर के बीच में यदि ये सब चीज़ें नहीं हैं तो उसको एक्सचेंज करना पड़ता है। एक्सचेंज में कौन कौन से डाक होते हैं, वीपी और इंश्योर आर्टिकल हो गए, तथा इन वस्तुओं को छोड़कर जिन पर भी सीमा शुल्क लेना हो, सीमा शुल्क जिसमें कस्टम ड्यूटी बचा हुआ है, उसमें दो तरह के हो सकते हैं, सभी पूर्ण और पूर्वदत्त वस्तुएं हो सकती हैं। इसके आपको एक्सचेंज बैग में भेजना पड़ेगा, यही चीज़ इसमें बोला गया है। ई नंबर पे क्या बात कर रहा है कि मेल बैग 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये बहुत पूछा जाता है। स्टेशन मेल बैग, सॉर्टिंग मेल बैग्स, कंबाइंड मेल बैग्स। स्टेशन, सॉर्टिंग और कंबाइंड कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए। दूसरी चीज़ क्या है? मेल बैग ड्यू बैग्स होते हैं। ड्यू बैग्स का मतलब होता है जिनको हम डेली आदान प्रदान में यूज करते हैं या जिसको हम डेली भेजते हैं। तो मेल बैग तो सीधी बात है भाई, डेली जाता है, तो मेल बैग ड्यू बैग हो गया। इसके बाद कैश ऑफिस, ये दूसरा पॉइंट है। अभी ये पहले पॉइंट में हम लोग पहले पॉइंट का हम ई तक सब पॉइंट बनाए थे, अभी आपका मेल बैग में ही दूसरा पॉइंट है। कैश ऑफिस के बारे में देखिए क्या बोल रहा है। कैश ऑफिस यानी रोकड़ कार्यालय और उस सब ऑफिस, कैश ऑफिस और सब ऑफिस जिसको नगद रुपया उस कैश ऑफिस द्वारा दिया जाता है, यानी कैश ऑफिस द्वारा जिसको नगद रुपया दिया जाता है, किसको? सब ऑफिस को, जिनके बीच एक्सचेंज किए जाने वाले मेल बैग में रजिस्टर्ड बैग के भीतर कैश बैग भी होगा। मतलब उसके भीतर क्या है कि कैश बैग भी होगा। ये मेल बैग की क्या हो गई? पहचान हो गई। नहीं समझ में आ रहा? देखिए समझिए एक बार फिर से अच्छे से। कैश ऑफिस
और सब ऑफिस जिनको नगद रुपया उस कैश ऑफिस द्वारा दिया जाता है, जिनके बीच एक्सचेंज किए जाने वाले बदले जाने वाले मेल बैग में रजिस्टर्ड बैग के भीतर, यदि दोनों के बीच में देखिए दोनों के बीच बैग का एक्सचेंज होता है तो रजिस्टर्ड बैग के भीतर ही कैश बैग होगा, ना कि उसके बाहर। ये चीज़ बोला गया है, जो कैश बैग हमारा होगा वो रजिस्टर्ड बैग के भीतर होगा। किस कंडीशन में? जब कैश ऑफिस और एस ऑफिस से पैसा ले जाया जाता है। इसी में बी में बोला गया है इन मेल बैग्स को, इस मेल बैग्स को उस कैश ऑफिस, सब ऑफिस और उन कार्यालयों की ड्यू मेल लिस्ट में जहां से लेकर वो गुजरते हैं उनको विभेद सूचक चिन्ह एफ द्वारा दर्शाया जाएगा। किससे दर्शाया जाएगा? एफ के द्वारा। नोट में देख लीजिए, कुछ नोट में बताया गया है किसी ऐसे मामले में जहां पर उससे संबंध सीपीएमजी यह उचित समझे कि रजिस्टर्ड बैग को मेल बैग के अंदर भेजना हितकर नहीं है, मतलब रजिस्टर्ड बैग को मेल बैग के अंदर ही तो भेजते थे, यदि वो समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि सीपीएमजी को कि ये उसके अंदर भेजना उचित नहीं है, तो रजिस्टर्ड बैग को बाहर अलग से भेजा जा सकता है। रजिस्टर्ड बैग का एक अलग से बंडल बना के भेजा जा सकता है। परंतु सभी बैग को एल बैग प्रकृति के बैग सहित अवश्य मोहर बंद किया जाएगा। जैसे एल बैग में हम लोग उसको बैग को मोहर सहित बंद करते थे, तो ये जो नए प्रारूप में आप भेज रहे हैं उसको भी एल बैग की प्रकृति के तरह, जैसे एल बैग को बंद करते थे उसी तरह से इसको भी, रजिस्टर्ड बैग को भी बंद करना पड़ेगा। मेल और सॉर्टिंग लिस्ट में इस व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख करना पड़ेगा। मतलब मेल और सॉर्टिंग लिस्ट में आपको ये बताना पड़ेगा कि रजिस्टर्ड बैग, मेल बैग के, हम रजिस्टर्ड बैग को मेल बैग के अंदर नहीं भेज रहे हैं, उसको अलग से भेज रहे हैं, और मेल और सॉर्टिंग लिस्ट में इसका पूरा पूरा उल्लेख आपको करना पड़ेगा। तो ये रहा है आपका रूल नंबर 26, मेल बैग। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछने वाला होता है, तो मेल बैग में पत्र डाक की कैसी वस्तुएं होती हैं? रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड दोनों तरह की होती हैं। मेल बैग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मेल बैग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो लेटर, पोस्ट कार्ड, बुक्स एंड पैटर्न पैकेट तथा अनरजिस्टर्ड पार्सल हो गए। मेल बैग के प्रकार कौन कौन से हैं? स्टेशन मेल बैग, सॉर्टिंग मेल बैग, कंबाइंड मेल बैग। मेल बैग ड्यू बैग है कि अनड्यू है, तो मेल बैग ड्यू बैग है। यही 4-5 चीज़ें इस रूल नंबर से, इस परिभाषा से बनकर आती हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 26A। रूल नंबर 26A में क्या बताया गया है? एयर मेल बैग, हवाई डाक थैले। क्या बताया गया है? हवाई डाक थैले। जिस मेल बैग में समस्त मेल योजना ऑल अप स्कीम, जहां पर भी ऑल अप स्कीम लिखा रहेगा उसका मतलब होता है बाई एयर मेल बैग। देखिए, तो जिस मेल बैग में, या ऐसा बैग जिसमें एयर मेल योजना ऑल अप स्कीम के तहत एयर सर्विस द्वारा ले जाई जाने वाली अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड आर्टिकल दोनों तरह के होते हैं, उसे एयर मेल बैग कहते हैं। समझ में आ गया बात कि नहीं समझ में आया? देखिए, ये बोल रहा है कि ऐसा बैग या जिस बैग में एयर मेल योजना ऑल अप स्कीम एयर मेल योजना होती है, ये एयर मेल में ही होता है केवल, उसके अधीन क्या होता है कि एयर सर्विस द्वारा, बाई एयर के द्वारा जो भी ले जाई जाने वाले अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड आर्टिकल जो होते हैं, दोनों तरह के होते हैं, उन्हें एयर मेल बैग कहा जाता है। परिभाषा हो गई इसकी। एयर मेल बैग में ऐसे आर्टिकल्स नहीं होने चाहिए जिन्हें हवाई जहाज द्वारा ना ले जाया जा सके। जिसको हवाई जहाज द्वारा नहीं ले जाना है उसमें एयर मेल बैग में वो डाक उसमें नहीं होना चाहिए। एयर मेल बंद करने के लिए सामान्यतः नीले कलर से, ब्लू कलर से 2 सूती धागे का इस्तेमाल किया जाना है, 2 सूती बैग इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एयर मेल को बंद करते समय हमेशा ब्लू कलर का 2 सूती बैग इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नोट में देखिए पूछता है ये, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स
एयर मेल बैग में तब तक नहीं रखी जाएंगी जब तक उनकी संख्या सबसे पहले तो 25 से अधिक ना हो जाए, वो भारी ना हो जाए, उनमें से कोई इंश्योर्ड आर्टिकल ना रखा हो। ये चेक करने के बाद ही एयर मेल बैग में रजिस्टर्ड आर्टिकल को रख दी जाएगी। ये कंडीशंस पूरा होना चाहिए। ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। एयर मेल बैग या एयर मेल ट्रांजिट बैग, इसका वज़न 30 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी पूछा जाता है। ये ना समझिएगा कि नोट में कोई चीज़ दिया गया है तो वो नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नोट में भी या टिप्पणी के तौर पर भी बहुत सारी चीज़ें प्रश्न में बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। समझ में आ गया? तो रजिस्टर्ड आर्टिकल एयर मेल बैग में तभी देखिए बनाया जाए, तभी रखा जाएगा जब उसकी संख्या सबसे पहले तो 25 से अधिक हो, वो भारी ना हो, बहुत ज़्यादा भारी ना हो, इसमें कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल नहीं होना चाहिए। रजिस्टर्ड बैग में एयर मेल बैग तभी बनेगा रजिस्टर्ड आर्टिकल के कंडीशन में। और एयर मेल बैग या एयर मेल टीबी का वजन 30 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आइए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 27, रजिस्टर्ड बंडल। रजिस्टर्ड बंडल, देखिए बैग अलग है, बंडल अलग है। बंडल को बैग के अंदर रखते हैं। रजिस्टर्ड बंडल लेटर मेल की उस अनइंश्योर्ड रजिस्टर्ड आर्टिकल का समूह है। इसको समझिएगा। जो रजिस्टर्ड बंडल हमारा होता है वो पत्र डाक की वह अनइंश्योर्ड यानी अबीमाकृत रजिस्ट्री आर्टिकल का ग्रुप होता है, समूह है, जिनके पते वाला भाग ऊपर की तरफ होता है और जिन्हें रजिस्टर्ड लिस्ट के साथ निर्धारित किस्म के लिफाफे में सावधानी पूर्वक गोंद लगाकर मोहर बंद कर दिया गया हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड बंडल बोलते हैं। रजिस्टर्ड बंडल ड्यू नहीं होते हैं, ये रोज के रोज नहीं बनाए जाते हैं, ये भी सही है। लेकिन जब बंद की जाने वाली रजिस्टर्ड आर्टिकल की संख्या है ना, जब बंद किए जाने वाले रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो रजिस्टर्ड बंडल तैयार कर लिया जाता है। ये पूछता है प्रश्न कि बंद किए जाने वाले रजिस्टर्ड आर्टिकल की संख्या कितनी होनी चाहिए रजिस्टर्ड बंडल के लिए? तो 2 या 2 से कितना होना चाहिए? 2 या 2 से अधिक होना चाहिए। और रजिस्टर्ड बंडल क्या ड्यू नहीं होते हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। समझ में आ गया रजिस्टर्ड बंडल। अब आता है रूल नंबर 27A, रजिस्टर्ड बंडल फ्रॉम कस्टमर्स, ग्राहकों से प्राप्त रजिस्ट्री बंडल। यहाँ से प्रश्न नहीं पूछते पर फिर भी देख लीजिए। ग्राहक जब अधिक संख्या में रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की बुकिंग करते हैं तो उस प्रकार के स्टेशन बंडल तथा क्षेत्रीय बंडल, टेरिटोरियल बंडल तैयार करके सॉर्टिंग ऑफिस को ये भेज दिया जाता है, जैसे कि रूल 27 में बताया गया है। और इसमें कुछ नहीं है। जब ग्राहक कस्टमर के लिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जब रजिस्टर्ड आर्टिकल रहेंगी तभी रजिस्टर्ड बंडल बनाना पड़ेगा, तो इस तरह से वो बंद करके सॉर्टिंग ऑफिस को वो भेज देते हैं। अब आते हैं रूल नंबर 28, रजिस्टर्ड बैग या रजिस्ट्री थैला। तो रजिस्टर्ड बैग में क्या होता है? रजिस्टर्ड बैग में इसके अंतर्गत कैश बैग, ऑर्डिनरी यानी सामान्य से साधारण, और वीपी रजिस्टर्ड लेटर एंड पैकेट्स, ये चीज़ें हो गई। इंश्योर्ड एनवेलप्स हो गए, रजिस्टर्ड बंडल्स हो गए, इंश्योर्ड बंडल्स हो गए, ऑर्डिनरी एंड वीपी मनी ऑर्डर बंडल्स हो गए, जो अच्छी तरह से टाइड विथ चेक स्लिप के द्वारा जो बंधे होते हैं, तथा एक रजिस्टर्ड लिस्ट भी होती है। किस में? रजिस्टर्ड बैग में। नोट में दिया गया है मेल बैग में रखे हुए रजिस्टर्ड बैग जिसके लिए अपेक्षित डाक डीएम लिस्ट में एफ सिंबल के द्वारा लगा होता है, उसमें कैश बैग भी होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। दूसरे नंबर पे क्या बोला गया है कि रजिस्टर्ड बैग ड्यू बैग होते हैं।
ये जो रजिस्टर्ड बैग बनाए जाते हैं ये डेली बनाए जाते हैं, डे का डे इनका काम चलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ड्यू बैग होते हैं। और यह रजिस्टर्ड लिस्ट सहित अवश्य तैयार किया जाना चाहिए। जब रजिस्टर्ड बंडल आपका बनता है, रजिस्टर्ड बैग बनता है तो उसमें रजिस्टर्ड लिस्ट जरूर होगी। भले ही भेजने वाले के लिए कोई कैश बैग या रजिस्टर्ड आर्टिकल ना हो, भाई लिस्ट बनाएंगे, जीरो है तब भी बनाएंगे, यदि चाहे उसके साथ में कैश बैग या रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की संख्या ना हो तब भी ड्यू लिस्ट आपका रजिस्टर्ड लिस्ट जरूर बनेगा। जिन रजिस्टर्ड बैग्स के अंदर कैश बैग को भेजा जाता है, जैसे मान लीजिए आपका जो रजिस्टर्ड बैग हो गया उसके अंदर यदि कैश बैग को भेजना है तो उसे रजिस्टर्ड बैग में भेजे जाने वाले रजिस्टर्ड लिस्ट पर जो आपका रजिस्टर्ड लिस्ट बनेगा उसमें रजिस्ट्री की तारीख, मोहर की छाप के साथ साथ, भाई उसमें मोहर का छाप तो लगेगा ही, साथ में रजिस्ट्री की तारीख भी आपको डालना पड़ेगा। फिर क्या होता है, थैला बंद करने वाले कार्यालय के खजाने के तारीख, मोहर दोनों की छाप लगी होनी चाहिए। जिस कार्यालय को खजाने की तारीख और मोहर ना हो, मतलब जिस कार्यालय में यदि उसकी तारीख और मोहर मान लीजिए किसी कारणवश नहीं है तो पोस्टमास्टर या एसपीएम, इसको सब पोस्टमास्टर बोलते हैं, सब पोस्टमास्टर या एसपीएम की मनी ऑर्डर की गोल मोहर, जो उनकी मनी ऑर्डर की गोल वाली मोहर होती है उसको ज़रूर लगा देना चाहिए, उसको लगा देना चाहिए यदि उनके पास तारीख मोहर उस कार्यालय के पास नहीं है तब। तो ये हो गया आपका रजिस्टर्ड बैग। अब आइए स्टार्ट करते हैं रोल नंबर 28A 28A में स्पीड पोस्ट बैग। रजिस्टर्ड बैग आपका हो गया। अब स्पीड पोस्ट बैग देखिए, स्पीड पोस्ट बैग में स्पीड पोस्ट आर्टिकल, स्पीड पोस्ट मनी ऑर्डर तथा स्पीड पोस्ट लिस्ट रखी जाती है। ये कभी कभी पूछता है कि इस चीज़ के अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो उसमें एक आध दो सही ऑप्शन दे देगा, एक आध गलत दे देगा, इस तरह से घुमा फिरा के वो पूछता रहता है। तो जो हमारा स्पीड पोस्ट बैग है उसमें ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या? स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स तो होगा ही, स्पीड पोस्ट मनी ऑर्डर तथा स्पीड पोस्ट लिस्ट रखी जा सकती है। ये तीन चीज़ें हो सकती हैं। स्पीड पोस्ट लिस्ट में आर्टिकल की संख्या, मतलब जितने डाक हैं उनकी संख्या, प्रेषण कार्यालय का नाम जहां से उसको भेजा जा रहा है स्पीड पोस्ट बैग, उसका नाम होना चाहिए और लिस्ट के अंत में वस्तुओं का योग होना चाहिए। लिस्ट के अंत में लिखा होना चाहिए कि वह कितने स्पीड पोस्ट आर्टिकल भेजे जा रहे हैं। ये हो गया आपका स्पीड पोस्ट बैग। अब आइए आता है इंश्योर्ड बंडल। रोल नंबर 29 इंश्योर्ड बंडल यानी बीमा बंडल। इंश्योर्ड बंडल इंश्योर्ड लेटर का एक समूह होता है। जो आपका इंश्योर्ड बंडल होता है वो इंश्योर्ड लेटर्स का एक समूह होता है। देखिए नाम से ही क्लियर है, इंश्योर्ड मतलब इसमें इंश्योर्ड चीज़ें ही रहेंगी। तो इंश्योर्ड लेटर्स का क्या हो गया, ये एक समूह हो गया रजिस्टर्ड लिस्ट के साथ, जिसमें रजिस्टर्ड लिस्ट के साथ एक इंश्योर्ड एनवेलप में, इंश्योर्ड लिफाफे में, अथवा यदि आवश्यक हो तो दो सूती के बैग में रखा जाता है, जो अच्छी तरह से बंद होना चाहिए, सील बंद होना चाहिए और लिफाफे के ऊपर बैग के लेबल पर स्पष्ट रूप से इंश्योर्ड बंडल लिख दिया जाना चाहिए। बात समझ में आ गया? सबसे पहले चीज़ तो इंश्योर्ड बंडल के अंदर इंश्योर्ड चीज़ें ही रहेंगी, वो क्लियर है। फिर इसके बाद रजिस्टर्ड लिस्ट के साथ में इंश्योर्ड एनवेलप, यदि आवश्यक हो तो क्या बोला कि दो सूती बैग में भी आप रख सकते हैं, जो अच्छी तरह से बंद होना चाहिए, अच्छी तरह से सील बंद किया जाना चाहिए और लिफाफे के ऊपर बैग के लेवल में स्पष्ट रूप से इंश्योर्ड बंडल जरूर लिखा होना चाहिए। तभी तो पहचान में आएगा कि कैसा है, लेवल के ऊपर उसको मेंशन करना पड़ेगा। इंश्योर्ड बंडल ड्यू नहीं होते हैं, इन्हें डे बाई डे नहीं भेजा जाता है, परंतु आम तौर पर क्या होता है, जब इन्हें तैयार किया जाता है या जब किसी डाकघर को भेजने वाले इंश्योर्ड लेटर की संख्या एक से अधिक होती है, मतलब इनको कब तैयार किया जाता है, इंश्योर्ड बंडल ड्यू नहीं होते हैं
मतलब डे बाय डे इस्तेमाल नहीं होते हैं, परंतु ये आमतौर पर जब भी तैयार किए जाएंगे तो किसी डाकघर को जब भी भेजे जाएंगे तो इंश्योर्ड लेटर की संख्या 1 से अधिक होनी चाहिए। ये आता है प्रश्न में, कितना होना चाहिए? 1 से अधिक होना चाहिए। तीसरे नंबर पे बताया गया है कि जब किसी डाक कार्यालय के जरिए निपटाए जाने वाले इंश्योर्ड लेटर्स और इंश्योर्ड बंडल की संख्या आमतौर पर 10 से अधिक हो तो उस कार्यालय को भेजने के लिए इंश्योर्ड आर्टिकल की एक अलग बैग निर्धारित किया जा सकता है, जिसे अलग से ड्यू बैग के रूप में बंद कर दिया जाना चाहिए। बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है? कि मान लीजिए कि यदि किसी डाकघर या किसी कार्यालय के जरिए निपटाए किए जाने में इंश्योर्ड लेटर जो हो गए हमारे, तो इंश्योर्ड लेटर और इंश्योर्ड बंडल की संख्या यदि 10 से अधिक है तो उस कार्यालय को इंश्योर्ड आर्टिकल की एक अलग से बैग आप बना सकते हैं। उसको बैग बना के आप भेज सकते हैं और वो किस तरह से ट्रीट किया जाएगा? वो ड्यू बैग की तरह से ट्रीट किया जाएगा। रजिस्टर्ड लेटर के बैग को रजिस्टर्ड लिस्ट में उपयुक्त टिप्पणी के साथ रजिस्टर्ड बैग के अंदर ही भेजना चाहिए। मतलब रजिस्टर्ड लेटर का जो बैग होता है, रजिस्टर्ड बैग जो होता है, तो रजिस्टर्ड लिस्ट तो उसका रहेगा ही, एक निश्चित टिप्पणी के साथ रजिस्टर्ड बैग के अंदर ही रखकर भेजना चाहिए। तो ये हो गया आपका इंश्योर्ड बंडल। क्या हो गया? इंश्योर्ड बंडल। अब आइए रोल नंबर 30 में आते हैं। तो रोल नंबर 30 में दिया गया है पार्सल बैग। क्या दिया गया है? पार्सल थैला। पार्सल बैग में ज़्यादा कुछ खास नहीं रहता है। पार्सल बैग में ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड पार्सल हो गए, वीपी पार्सल हो गए और इंश्योर्ड बैग भी रख सकते हैं पार्सल बैग के अंदर। क्या देखिए डेफिनेशन में यही सब चीज़ें बताएगा कि इस बैग का क्या इस्तेमाल है, क्या कैसे। अभी आप पहली बार सुन रहे होंगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। जब आप इसको गहराई से वीडियो देखेंगे और गंभीरता से 1-2 बार पढ़ लेंगे ना तो पूरी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। उसमें परेशान नहीं होना है। जब देखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे दिमाग में चढ़ेगा। तो पार्सल बैग में ये चीज़ें रख सकते हैं। पार्सल बैग में एक पार्सल लिस्ट भी होती है जैसे सब में होती थी, जिसमें पार्सल मेल की रजिस्टर्ड आर्टिकल का विस्तृत ब्यौरा उसमें रहेगा। पार्सल बैग भी ड्यू बैग नहीं होते हैं, डे बाय डे नहीं बनते हैं, ज़रूरत पड़ती है तभी बनते हैं। लेकिन जब वे भेजे जाते हैं तो अनयूजुअल मेल या अनियत डाक के रूप में माना जाता है। भाई उसको रोज़ाना तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन जब भी उन्हें भेजा जाएगा तो अनयूजुअल मेल की तरह उनको माना जाएगा। अब आपका आता है इंश्योर्ड बैग। अभी क्या पढ़े थे? इंश्योर्ड बंडल। अब पढ़ेंगे इंश्योर्ड बैग। तो इंश्योर्ड बैग का जो उद्देश्य होता है वो इंश्योर्ड पार्सल्स, जिसमें वीपी पार्सल भी शामिल रहेगा, इनको ढकना होता है। जो हमारे वीपी पार्सल हो गए, इसका उद्देश्य ही रहता है इनको कवर करना और उनकी अच्छी तरह से, जिसकी क्या हो सके उसकी अच्छी तरह से हिफाजत की जा सके। इंश्योर्ड बैग ड्यू बैग या अनयूजुअल बैग की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये ना तो ड्यू बैग की श्रेणी में आएंगे, ना ही अनयूजुअल बैग की श्रेणी में आएंगे, और ना ही उनके अंदर ऐसी कोई लिस्ट रहती है जिसमें उन बैग्स के अंदर रखे जाने वाले आर्टिकल्स का ब्यौरा हो या उल्लेख हो। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। देखिए जब कोई बैग ड्यू बैग रहेगा या अनयूजुअल बैग रहेगा ना, तभी ये सब चीज़ें उसमें मेंशन करना पड़ेगा। यदि वो नहीं है, ड्यू बैग भी नहीं है, अनयूजुअल बैग भी नहीं है, तो वो भी नहीं मान रहे हैं, तो लिस्ट की रखने की ज़रूरत नहीं है, ना आर्टिकल का कोई उसमें उल्लेख करने की आवश्यकता है। इस आर्टिकल्स का उद्देश्य सामान्य पार्सल बैग में होता है। किस में होता है? सामान्य पार्सल बैग में होता है। अब आइए रोल नंबर 32। रोल नंबर 32 में दिया गया है रजिस्टर्ड पैकेट बैग या रजिस्ट्री पैकेट थैला। सबसे पहले तो रजिस्टर्ड पैकेट बैग में भारी रजिस्टर्ड पैकेट और एक रजिस्टर्ड लिस्ट होती है। रजिस्टर्ड पैकेट बैग में क्या होगा कि भारी भरकम वाले रजिस्टर्ड पैकेट बैग
में भारी वाले सामान रहेंगे और एक रजिस्टर्ड लिस्ट भी रहेगी। रजिस्टर्ड पैकेट बैग को ड्यू मेल माना जाता है, मतलब ये डे बाय डे भेजे जाते हैं। किसी पैकेट बैग जैसे यूनिट बैग ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, सेंट्रल बैग ऑफिस और पोस्ट ऑफिस द्वारा लौटाए गए जो खाली बैग्स होते हैं, ऐसे बैग जिन बोरों में रखे जाते हैं उन बोरों को, या उन बोरे में जिसमें बोरिया में बोरों में जिसमें भी रखते होंगे, तो उसको पैकेट बैग माना जाता है। भाई खाली बैग जो हो गए यहाँ से जो वापस आते हैं यूबीयू, डीबीयू, सीबीओ और पोस्ट ऑफिस से, तो उसमें एक खाली बैग को एम्प्टी बैग में एक रख दिया जाता है, जिसको क्या माना जाता है, पैकेट बैग माना जाता है। इतना ध्यान में रखिएगा, हो गया। रोल नंबर 33 में आता है ट्रांजिट बैग, यानी टीबी, जिसको टीबी बोलते हैं। फुल फॉर्म पूछता है इसका, पारवहन थैला। ट्रांजिट बैग का इस्तेमाल जो किया जाता है तो वो एक ही कार्यालय या सेक्शन में भेजे गए बहुत से बैग को उनको रखने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे बैग को एक साथ भेजना है, ये हमारा टीबी हो गया, इसमें रजिस्टर्ड बैग, इंश्योर्ड बैग, ये बैग, वो बैग, दुनिया भर के बैग इसमें भर दिए, तो इसको बंद कर दिए, ऊपर एक कवर लगा के ऊपर अपना चेक स्लिप लगा दिए, सील मोहर लगा के लेबल लगा दिए, ट्रांजिट बैग आपका टीबी बन गया। टीबी में या ट्रांजिट बैग में एक मेल लिस्ट अवश्य होनी चाहिए। भाई क्या क्या रखा है उसमें रहेगा कि कौन कौन से बैग रखे हैं। और टीबी ड्यू बैग होते हैं, ये डे बाय डे बनाए जाते हैं। रोल नंबर 34 अकाउंट बैग। अकाउंट बैग यानी लेखा थैला। अकाउंट बैग क्या होता है कि सबसे पहले तो अकाउंट बैग का प्रयोग, इसको समझिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है। इसका प्रयोग सब ऑफिस और उसके हेड ऑफिस के बीच उसमें नकदी थैले, कैश बैग और आर्टिकल से संबंधित वस्तुएं और दस्तावेज आदि रखकर भेजने के लिए किया जाता है। माने सब ऑफिस से हेड ऑफिस के बीच। फिर इसके बाद इसे हेड ऑफिस से सब ऑफिस और सब ऑफिस से हेड ऑफिस, आर्टिकल्स में जो उससे संबंध कागज पत्र होंगे, उस डाक लेख से असंबद्ध पत्र व्यवहार भेजने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जब इसे ये पूछता है, ये वाला पॉइंट, जब इसे एचओ से एसओ भेजा जाता है तो इसमें एसओ स्लिप होती है, माने हेड ऑफिस से एसओ में आएगा तो एसओ स्लिप रहेगी। और जब इसे एसओ से एचओ भेजा जाएगा तो इसमें एसओ द्वारा डेली अकाउंट भेजा जाएगा। एसओ डेली अकाउंट इसमें रहेगा। किस में रहेगा? अकाउंट बैग में। अकाउंट बैग ड्यू बैग होते हैं, डे बाय डे ये जाते हैं। उसमें सब ऑफिस से हेड ऑफिस और हेड ऑफिस से सब ऑफिस की वितरण करने वाली सभी डाक वस्तुएं समाविष्ट होती हैं। तो समझ में आ गया बात कि जो अकाउंट बैग होता है तो वो सबसे पहले तो क्या होता है, एसओ और एचओ के बीच का लेन देन के लिए है, कैश के लेन देन के लिए। फिर दूसरी चीज़, यदि ये मान लीजिए हेड ऑफिस से सब ऑफिस के लिए वो आ रहा है तो एसओ डेली स्लिप रहेगा और एसओ से एचओ के लिए। ठीक है, एक सेकंड इसको देख लीजिएगा। जब भी क्या होता है कि हेड ऑफिस से सब ऑफिस को भेजा जाएगा तो एसओ स्लिप इसमें रहेगा जो एचओ द्वारा मिलेगा, और एसओ से एचओ में यदि ये भेजा जाता है तो एसए डेली अकाउंट भेजेगा, वहाँ से स्लिप मिलेगा, यहाँ से डेली अकाउंट जाता है। अब ब्रांच ऑफिस बैग, लो भैया शाखा वालों के लिए भी आ गया, बीपीएम एबीपीएम के लिए भी। तो ब्रांच ऑफिस बैग का कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो इसका उपयोग ब्रांच ऑफिस और इसके लेखा कार्यालयों के बीच, मतलब ब्रांच ऑफिस का लेखा कार्यालय तो भाई एसओ होता है, तो सीधी सी बात है उसी के बीच, उसमें कैश बैग और लेखा कार्यालय के साथ आदान प्रदान किए जाने वाले सभी वस्तुओं, दस्तावेजों आदि को रखकर भेजने के लिए किया जाता है। ब्रांच ऑफिस बैग भी ड्यू बैग होते हैं। आप डेली अकाउंट बना के भेजते हैं, नियम यह है कि उसको बैग के अंदर सब कुछ समाविष्ट करके भेजना चाहिए। ये होता है ब्रांच ऑफिस बैग। जब आप डे एंड करते होंगे तो वहाँ से आपको एक बैग आईडी डालना पड़ता है, वही बैग आईडी जनरेट होकर आपको एसओ में जाता है, वही है ब्रांच ऑफिस बैग।
रोल नंबर 36, रोल नंबर 36 में दिया गया है कैश बैग यानी नकदी थैला। तो कैश बैग का उपयोग डाकघरों के बीच भेजे जाने वाले कैश को भेजने के लिए किया जाता है। नाम ही है इसका कैश बैग। कैश बैग ड्यू नहीं होते हैं, ज़रूरत पड़ने पर भेजे जाते हैं। आमतौर पर इन्हें अकाउंट बैग, रजिस्टर्ड बैग और बीओ बैग्स के अंदर रखकर भेजा जाता है। पूछता है ये कि कैश बैग को किसके अंदर रख के भेजा जाता है, तो अकाउंट बैग, रजिस्टर्ड बैग और ब्रांच ऑफिस बैग। कैश बैग को किसी पोस्टमैन, विलेज पोस्टमैन, मेल ओवरसियर या किसी अन्य अधीनस्थ कर्मचारी के हाथ में भी उसको हम भेज सकते हैं। ये हो गया आपका कैश बैग। तो कैश बैग के बारे में उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए आपका आता है नेक्स्ट में एक और देख लेते हैं। स्पेशल बैग। स्पेशल बैग क्या होता है? इसको विशेष थैले बोलते हैं। स्पेशल बैग जैसे देखिए, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के पेपर भेजे जाते हैं तो वो पेपर हो गए, कॉपी हो गए, वो सब स्पेशल बैग के तहत ही आते हैं। स्पेशल बैग का प्रयोग पीओजी गाइड पार्ट 1 में उल्लिखित जो विशेषाधिकार थे उससे प्राप्त उच्च जो सरकारी अधिकारी हो गए, डाक महानिदेशक हो गए, जब वह दौरे पर होते हैं तो पत्रों को रखकर भेजने के लिए स्पेशल बैग का इस्तेमाल किया जाता है। पीओजी गाइड फर्स्ट में ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा बताया भी गया है। स्पेशल बैग में पत्र डाक की अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड आर्टिकल होते हैं। उसमें अनरजिस्टर्ड भी हो सकते हैं, रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं। फिर दूसरी चीज़, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स को अलग बंडल में रजिस्टर्ड लिस्ट के साथ बांधा जाता है। जो हमारा रजिस्टर्ड आर्टिकल है उसको अलग बंडल तैयार करके रजिस्टर्ड लिस्ट के साथ बांधा जाता है, जिसमें रजिस्टर्ड आर्टिकल को दर्ज किया जाता है और रजिस्टर्ड लिस्ट के ऊपर उसको रख दिया जाता है। स्पेशल बैग ड्यू बैग नहीं होते हैं। स्पेशल बैग हमेशा नहीं बनते हैं, जब ज़रूरत होती है तब बनाया जाता है, परंतु जब वो भेजे जाते हैं तो उनका निपटान अनयूजुअल मेल के रूप में किया जाता है। अनयूजुअल मेल में क्या होता है कि उसमें लिस्ट रहेगा, बैग रहेगा, ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। रोल नंबर 37A कैंप बैग, कैंप थैला, ये देख लीजिए, लास्ट है, फिर अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। कैंप बैग का प्रयोग कार्यालय की फाइलों और कार्यालय के जो अन्य कागजात हैं उसको रख कर भेजने के लिए किया जाता है। इन्हें भी पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में रूल 198 में जब आप देखेंगे तो जो उसके उच्च अधिकारी हैं मुख्यालय के, कार्यालय के, तो कैंप में गए उच्च अधिकारियों के लिए या उच्च अधिकारियों के द्वारा इन कार्यालयों के लिए बंद करके भेजा जाता है ना। तो यहाँ पे इन्हें पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में जो 198 में दिया गया है वो उसके उच्च अधिकारी जितने भी हो गए, सचिवालयों, मुख्यालयों, कार्यालयों द्वारा कैंप में गए उच्च अधिकारियों के लिए और कैंप में गए उच्च अधिकारियों द्वारा इन कार्यालयों के लिए बंद करके भेजा जाता है। किसको? कैंप बैग को। कैंप बैग ड्यू बैग नहीं होते हैं, ये भी नहीं होते हैं, और जब भी इस्तेमाल किए जाएंगे अनयूजुअल मेल की तरह इसको इस्तेमाल किया जाएगा या माना जाएगा। रूल नंबर 38 आपका डिलीटेड है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कौन सा रोल नंबर डिलीटेड है, निम्न में से हटा दिया गया है। तो चलिए, हो गया इतना ही आज के लिए। तो आज हम लोग 25A से रोल नंबर 38 तक पढ़े हैं। इतने क्लास को आप अच्छे से देखिए, पढ़िएगा और बहुत बारीकी से समझिएगा, क्योंकि छोटी छोटी सी गलती ही आपको, एक सवाल आप गलत करेंगे आप बहुत पीछे चले जाएंगे। हो सकता है कि उस सवाल से आपका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा अगर कोई टफेस्ट एग्ज़ाम है वो है MTS। सबसे ज़्यादा PSA की तो बात ही अलग है, यदि आप एलिजिबल ही नहीं है या सीट ही नहीं है तो क्या करेंगे, और सबसे टफेस्ट आज के टाइम में MTS बन चुका है। तो जो हमारे भाई बहन MTS पोस्टमैन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे क्लास को अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा, जो नहीं समझ में आइएगा तो हमसे पूछिएगा, साझा करिएगा। और हाँ, एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई, ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो
थंब बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बीच में दोस्तों को इसके बारे में सूचना दीजिए, जिससे वो भी इस सुविधा का लाभ ले सकें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।